राष्ट्र एकता दिवस एवं मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आप लोगों को सोनल की ओर से हार्दिक बधाई। लिख रही हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रही हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे हर एक लहू का कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ यह वादा है तुमसे मेरा, मैं रहूँ या ना रहूँ यह वादा है तुमसे मेरा। तेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। आज़ादी केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी प्रिय है। कोई भी प्रतन्नता की बंधनों को तोड़ फेंकना चाहता है, कोई भी आज़ादी की हवाओं में सांस लेना चाहता है। इस आज़ादी के लिए हमारे लाखों वीरों ने हंसते हंसते प्राण गंवाए। 1947 ईस्वी को पूर्वी क्षितिज पर तिरंगा लहरा उठा। बूढ़ों ने अपनी लाठियों से, बच्चों ने अपनी किलकारियों से इसका स्वागत किया। चारों ओर मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन इसकी और अतीत ये आज़ादी हम लोगों के लिए कितनी महंगी है। इस आज़ादी के लिए लाखों वीरों ने अपनी जान गंवा दी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 से ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेर में एक बार फंस चुके थे तो रंग दे बसंती की आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनमें वंदे मातरम के नारे से उनके खून में आने वाला तूफान 5-5 डिग्री के तूफान का अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, अपने बलिदान देने हेतु तैयार हो जाते थे। ये अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 61 के युद्धों में अपना गवाह देने वाली औरतें, अपने सिंदूर को गवाह देने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहालों की रोटियां चली गई, छोटी बेटियों की चोटियां चलेगी। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता भी चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इस तरह हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, देश के लिए लड़ जाने को कहता था, पर अब देश बलिदान नहीं मांगता, देश के लिए मर मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में देश के लिए एक सच्चे देशभक्त वही है जो अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ करता है। वही एक सच्चा देशभक्त है। अपने परिवार, समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव रखने वाला ही देशभक्त है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तुम परिंदा हो तो ये आसमान तेरा है, अगर तुम दरिंदा हो तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारी देशभक्ति तब आघात होती है जब एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ जाता है। करा उठती है हमारी देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर उसे स्टेटस लगाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां की पहाड़ है, अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को एकता की जुट में बांधे रखने की आस है, वे सिर्फ अपनी कोमल उंगलियों से व्हाट्सएप पर इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर व्हाट्सएप की इमोजी भेज रहा है। हम ना एक ऐसी समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों की बात करते उनके भाई उन्हें हड़काते हैं, लेकिन वही भाई अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड की बातें हंस के सुनाते हैं। और मैं बताना चाहूँगी, महिला सुरक्षा के मामले में भारत आज चौथे नंबर पर है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को गले लगाते हैं, पत्थर की मूर्त को पूजते हैं, लेकिन वही गरीब और लाचार लोग, भूखे तड़पते लोग भूखे सो जाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, गरीब नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यही सच्चा देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा,
ना यह बड़ा सा नाम मेरा, बस इतना सा गुरूर है मुझे कि मैं भारतीय हूँ और ये भारत देश मेरा है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हिस्से हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन इंसान पैदा नहीं होते। राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे देशभक्त का पैदा और एक इंसान का पैदा होना जरूरी है। हमारा राष्ट्र तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक नागरिक नैतिक रूप से सदृढ़, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा और नैतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़े को छिन्न छिन्न वैपन्यमयी अखंड भारत के खंड खंड करता रहेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं संभव हो पाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें कीजिए। भारत का एक शैक्षिक बीमारी भी नजर आती है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देकर विश्व में शिक्षा की बुनियाद रखी, विश्व के 100 विश्वविद्यालय में हमारे ये भारत का एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहां हमारे पास एक और IIT, IIM जैसी शिक्षक संस्थान है, वहीं दूसरी ओर इस देश में गरीबों को बेरोजगारी कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका कारण सिर्फ 2 प्रकार के लोगों के लिए शिक्षा नीति है, एक विद्वान और दूसरा धनवान। जो लोग यहाँ पे यहाँ के युवा खुद पे ध्यान नहीं देते, बल्कि एक दूसरे के उलझनों में उलझे रहते हैं। हमारे विचारों में राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ महिलाओं की पूजा नहीं, यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। मैं सैल्यूट करती हूँ सरहद के उन जवानों को जिन्होंने हम लोगों के लिए इतना दिन रात मेहनत की। मैं सैल्यूट करती हूँ उन किसानों को जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और सैल्यूट करती हूँ उन सभी जवानों को, उन सभी किसानों को, उन सभी लोगों को जो पूरी ईमानदारी, पूरी